ओम नमः शिवाय। गुड वाइब सीईओ सेशंस के 18वें एपिसोड में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मानसिकता सुधारें, इम्प्रूव योर माइंडसेट, थॉट्स एंड योर ऑरा। दोस्तों आज हम बड़े ही विस्तार में बताने वाले हैं कि आपके थॉट्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है और कैसे आपके ऑरा को जनरेट करती है, कैसे आप निगेटिव होते आते हैं, कैसे आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, किसी के भी कहने सुनने का आप पे प्रभाव पड़ता है। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इस इन सब चीज़ों को सुधारें, ठीक करें और अपने ऑरा को क्लीन करें और ऐसे आप अपने आप को खुद बनाएं कि किसी की बात का आपको कुछ प्रभाव ना पड़े और हर क्षेत्र में आप सफल बने और हर क्षेत्र में आप कामयाब बने। दोस्तों ज़रूर सुनिए पूरा एंड तक। ये हमारा एपिसोड 5, 6 और 7 का समावेश है और इसे कंप्लीट सुनने से आपको जीवन में बहुत ही मदद मिलने वाली है। पूरा जीवन परिवर्तित होने वाला है। ज़रूर सुने। कॉन्शियसनेस से हमारा मतलब है कि आपकी जो चेतना है, आप कितना सचेत रहते हैं, कितना आप एक्टिव रहते हैं हर सिचुएशन को लेके या आसपास की चीज़ों को लेके, अपने वातावरण को लेके, तो उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस, जैसे आप क्वांटम फिजिक्स समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स में फिजिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल रिसर्च करते हैं। क्वार्क्स होते हैं, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब पे रिसर्च होती है, इन सब पे स्टडी होती है। तो क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि एक थ्योरी होती है इंटेंगलमेंट। जैसे दो पार्टिकल हैं, सपोज फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो भले ही वो अलग हो जाए लेकिन वो आपस में इंटेंगलमेंट का बिहेवियर मतलब कनेक्टेड रहते हैं, बिहेवियर उनका फॉलो करता है। ऐसे ही आपका एक और प्रिंसिपल है आपका सुपरपोजिशन, जो कि अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे एक जो स्मॉल पार्टिकल है वो कभी कभी या हमेशा दो स्टेट में रहता है, वो जहाँ पे है वहाँ भी और जहाँ पे वो नहीं है वहाँ भी वो रहता है। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है आप उससे किस स्टेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो वो आपका वेव भी एक्ट करेगा और आपका एज ए पार्टिकल भी एक्ट करेगा, एज ए सॉलिड भी एक्ट करेगा, या जो भी उसकी स्टेट है वो एक्ट करेगा। हम स्मॉलर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनसे हम सभी मिलके बने हैं, सारे पदार्थ मिलके बने हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे रोशनी है, रोशनी आप देखते हैं, प्रकाश क्या होता है, वो फोटॉन से बनता है। लाइट जो चलती है इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव से चलती है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के। ऐसे ही अगर हम मनुष्य की चेतना को आधार माने, जैसे हमारे पुरातन वैदिक विज्ञान में समझाया गया है, मनुष्य की चेतना होती है, उसमें आप योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा आप उसे सचेत कर सकते हैं, अपनी चेतना को। जैसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो दो सचेत इंसान हैं वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, भले ही उनके पास कोई भी जरिया हो या ना हो। क्वांटम इंटेंगलमेंट से, जिससे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। जैसे ये अलग विज्ञान है, जैसे टेलीसाइकिक से आप समझ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसमें। जैसे दो लोग आपस में बात कर सकते हैं बिना किसी फ़ोन के, पर ध्यान लगा के आपस में आप बात कर सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में पुरानी आपने देखा होगा किसी ना किसी ने, या आपको भी कभी तो आभास हुआ ही होगा। जैसे आप किसी दोस्त को आप याद करते हैं तो उसका अचानक से फ़ोन आ जाता है, या आपका दोस्त ही आपके गेट के सामने आ जाता है, या आपका भाई, या आपके कोई भी चहेता। तो इसे हम
क्वांटम एंटेंगलमेंट जो आपका ह्यूमंस पर होता है वो हम समझ सकते हैं। सुपरपोजिशन की बात हम करते हैं तो अभी भी कुछ सालों में भी और पहले के टाइम में भी काफ़ी संत रहे हैं जो सुपरपोजिशन का जो हमारा मॉडर्न थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की, उसको चेतना के स्तर पे सुलझा सकते हैं। जैसे वो आप जैसे मान लो अपने आप को ही ले लें, आप अभी जहाँ से सुन रहे हैं तो आप वहाँ भी हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ भी अपना काम कर सकते हैं सचेत स्तर में। पूरे मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब इनविजिबल रहेंगे, आप सचेत होकर वहाँ पे जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और फिर आ सकते हैं। बहुत से साधु संत रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, जो रिकॉर्ड में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह मॉडर्न साइंस ने सब विस्तार से बताया है कि ये सब होता कैसे है। इस पर शोध चली हैं स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में। एक साइंटिस्ट रहे हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने मैप ऑफ कॉन्शियसनेस रिसर्च में पब्लिश किया था। उसमें बताया गया था, जैसे 2 एग्जाम्पल बताए गए थे। जैसे उसमें एक तो आप ले लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट को। वो जब स्टार्टिंग में था, वो सैनिक था, कमांडर बना, फिर तब उसका चेतना का स्तर काफ़ी ज़्यादा था। आप सपोज अगर नंबर्स में आप बात करें तो मोर देन 400 आप मान लो चेतना का स्तर था। लेकिन फिर वो जब तरक्की करता गया, राजा बन गया, फिर उसने एक टाइम पे आके यूरोप का एकमात्र राजा घोषित कर दिया और सब पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब उसका चेतना का स्तर अहंकार में आ गया। उसे हम 40 या 50 नंबर्स देंगे तो वो फिर वहाँ से वहाँ पे आ गया और फिर कमज़ोर से कमज़ोर राजा से भी वो हारता गया, फिर उसका पतन हो गया। इसी तरह आप हिटलर को लीजिए, उसने भी ज़मीन से लेके आसमान तक तरक्की करी। लेकिन फिर जब उसने पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा और तरह तरह के अपराध किए और जेल में भी रहा, तो अपराध बोध का भी जो चेतना स्तर होता है वो भी काफ़ी गिरा होता है, 30-40 के आसपास का होता है। और फिर उसका जेल में रह के चेतना का स्तर और गिर गया, गिल्ट का हो गया, 20 हो गया। और वहाँ पे जो होता है वो इंसान मृत्यु के निकट आ जाता है। और फिर हिटलर ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। तो हम चेतना के स्तर की बात करते हैं, एनर्जी लेवल की बात करते हैं मॉडर्न साइंस के एक्सपेक्ट में। यहाँ पे शुरू करते हैं हम चेतना का स्तर, एनर्जी लेवल 0 से, जो कि आपका मृत्यु होता है। उसके बाद हम उठेंगे थोड़ा सा, 20 होता है शेम। उसके बाद हम 30 पे जाएंगे जो क्या गिल्ट होता है। उसके बाद 40 यानी अपराध बोध। फोर्टी के ऊपर आपका आता है एनर्जी लेवल 50 का चेतना स्तर। इसको अपैथी कहते हैं, आशाहीन होना। जैसे बहुत से आपको बैगर्स मिल जाएंगे जो कि मतलब वो अपैथी पे होते हैं, आशाहीन होते हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती। 20 से लेके 50 तक ये आपका जो एनर्जी लेवल होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी होती है। इससे ऊपर थोड़ा सा एनर्जी लेवल होता है ग्रीफ का। आपको लॉस होने पर, बिजनेस में, कोई रिलेशनशिप में या किसी भी टाइप का लॉस होने पर आपको ग्रीफ होता है, दुख होता है, जिससे आपका एनर्जी लेवल फिर से आपका डाउन हो जाता है। ग्रीफ से ऊपर हम उठते हैं तो एनर्जी लेवल आता है डर का, एनर्जी लेवल 100।
चेतना स्तर। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे 2.5 लाख लोगों पे 25 साल तक सर्वे किया गया डॉक्टर डेविड हॉकिंस द्वारा, और उन्होंने काफ़ी बड़ी रिसर्च करके ये बताया कि जो लोग एनर्जी लेवल 100 तक होते हैं, 100 से नीचे होते हैं, वो ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। एनर्जी लेवल 100 पे आते वो काम में लग जाते हैं, डर में जीने वाले बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। कोई बॉस से डर रहा होगा, कोई किसी से डर रहा होगा, उसी का डर 24 घंटे आपको सताएगा। तो आपको डर में जीने वाले लोग होते हैं। काम सारे करते हैं, सब काम हो जाते हैं, लेकिन अपने मन से काम नहीं करते। और इससे थोड़ा सा ऊपर एनर्जी लेवल होता है 125 चेतना स्तर। ये होता है आपका डिज़ायर का, इच्छा, किसी भी चीज़ की इच्छा से काम करने वाले लोग डिज़ायर फील्ड में आते हैं। ये हमें पॉजिटिव फील कराता है, लेकिन जब डिज़ायर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सारी डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएंगी। तो जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, ग्रीफ होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और कई बार ये एंगर में भी बदल जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, एंगर। एनर्जी लेवल चेतना स्तर 150। तो एंगर में क्या होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लेवल है। बहुत से लोग हैं वो एंगर में पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं, या आपको आदत डालनी पड़ेगी। बहुत से लोग एंगर में डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, वो उनकी आदत अपने आप लग जाती है। डिस्ट्रक्टिव काम करने की आदत आपको डालनी नहीं पड़ती, और एंगर से आपको काफ़ी बचना चाहिए। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, काफ़ी नेगेटिव फील आता है, काफ़ी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, बुद्धि काम नहीं करती एंगर के अंदर। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अगर आप आगे पॉजिटिव रहते हैं तो आप इससे ऊपर उठेंगे, जो कि नेक्स्ट एनर्जी लेवल है आपका, एनर्जी लेवल 175। इस एनर्जी लेवल में आप जो है प्राइड का अनुभव करते हैं, अभिमान का। बहुत से लोग होते हैं जो प्राइड का अनुभव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनको प्राइड फील हो। इसमें क्या परेशानी होती है कि आपकी जो कामयाबी है वो बाहरी उपलब्धियों पे टिकी रहती है। आपका जो प्राइड की फीलिंग है वो काफ़ी बाहरी उपलब्धियों पे टिकी रहती है। तो कई बार ये नहीं भी होती, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, आपकी भावनाएं फिर से क्षीण हो सकती हैं, बदल सकती हैं। इससे ऊपर का एनर्जी लेवल है आपका करेज का, साहस का। दुनिया में जितने भी कर्मशील लोग हैं, करने वाले लोग हैं, वर्क फोर्स हैं, भले वो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, जो अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, वो करेज के जो है चेतना स्तर पर रहते हैं, सामर्थ्य के चेतना स्तर पर रहते हैं, साहस के चेतना स्तर पर रहते हैं। तो ये एनर्जी लेवल काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसमें इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, वो डिज़ायर जो होती है वो रिज़ल्ट पे नहीं डिपेंड करती, वो उसके वर्क पे डिपेंड करती है। उसे काम करने से मतलब होता है, रिज़ल्ट से मतलब नहीं होता। इससे ऊपर का एनर्जी लेवल होता है न्यूट्रलिटी का, एनर्जी लेवल 250। इसमें आपका सामर्थ्य, साहस, एनर्जी लेवल 200 से आप जो है काफ़ी आगे निकल जाते हैं। न्यूट्रलिटी में इंसान दूसरों को एनर्जी लेवल्स को भी समझने लगता है। उसे जीत या हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो चीज़ों को ज़्यादा सरलता से समझने लगता है, और सचेत होने की शुरुआत होती है। आप यह मान लीजिए, अगर आप न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ते हैं तो आप सचेतना के पहली सीढ़ी पे आप चलेंगे। अब आप काफ़ी सचेत हो चुके हैं और नॉन जजमेंटल हो चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला चेतना का स्तर है हमारा, एनर्जी लेवल है आपका एनर्जी लेवल 300, जिसे हम विलिंगनेस कहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत जो
अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट हैं वो आपको मिलते हैं। और विलिंगनेस में क्या होता है आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। आपको जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उसमें ही आप रम जाते हो, विलिंगनेस उसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको आर्टिस्ट भी मिलते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी मिलते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, अच्छे परफॉर्मर्स मिलते हैं विलिंगनेस में आपको। इससे ऊपर का जो एनर्जी लेवल है 350, उसमें होता है आपका एक्सेप्टेंस। इसमें अब आपको पता चल गया है कि आपके जो वाइब्रेशंस हैं वही मतलब ब्रह्मांड को एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अगर आप कुछ सोचते हैं तो वो घटित होना शुरू हो जाता है। और आप ये भी समझते हैं कि जीत जो होती है, सक्सेस जो होती है, वो पाई नहीं जाती, वो पैदा करी जाती है। धीरे धीरे वो अपने आप बन जाती है। इससे आपका जो चेतना स्तर है वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है, काफ़ी ऊपर उठ के देखता है। इससे ऊपर का जो एनर्जी लेवल है वो होता है रीज़न, कारण और रिसर्च को आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है आपको काफ़ी साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विजेता और काफ़ी बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे। यहाँ हमने अब एनर्जी लेवल 400 की बात कर रहे हैं। आप अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो 100 था फियर, जहाँ पे नॉर्मल वर्क फोर्स थी। फिर एनर्जी लेवल हम 175 प्राइड पे आए, 200 पे आए करेज पे, वहाँ पे हमें अच्छे वर्क फोर्स मिले जो बढ़िया काम करते हैं। फिर एनर्जी लेवल 300 पे आए हम, वहाँ पे हमें ऐसे वर्क फोर्स मिले जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। अब हम एनर्जी लेवल 400 पे आए हैं, जहाँ पे हम एक ऐसे वर्क फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, कई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं। रीज़न का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट का पूरा पता है, आपका बेस पूरा क्लियर है और आप अपनी भी थीसिस उसमें जोड़ के कुछ नया भी कर सकते हो और आप जो चाहे वो बना सकते हो, मिसाइल, एटम बम, जो चाहे आप वो कर सकते हो। इसे हम रीज़न कहते हैं, एनर्जी लेवल 400। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं एनर्जी लेवल के साथ, लेकिन इस एनर्जी लेवल में बस एक ही लिमिट होती है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है आप उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकल सकते। उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है लव, प्रेम। वो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप प्रेम होता है वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको ईश्वर से हो सकता है, किसी देवी से हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ग्रेट मैथमेटिशियन डॉक्टर रामानुज का। उनका जो मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल उन्होंने करे थे, अराउंड 20 ईयर्स 30 ईयर्स में ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू दिए थे इस एज में, कि वो बताते थे कि उन्हें जो है उनकी जो कुलदेवी थी वो सपने में आके बताती थी। तो उनके अंदर से ऐसा प्रेम का भाव था उस कुलदेवी के लिए बचपन से कि वो सब कुछ उनको देती थी। तो ये क्या है? ये प्यार है आपको, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको परालौकिक शक्तियाँ आपको मदद करके आपको कॉन्सेप्ट बता सकती हैं, नए कॉन्सेप्ट सिखा सकती हैं, जो बना नहीं है वो बस सकती हैं। और बहुत से ऐसे, टेस्ला को ले लीजिए, टेस्ला अपने साइंस से इतना प्यार करते थे तो वो साइंस में ही खो चुके थे, वो भी लव है। लाइक मॉडर्न अगर देखें तो आप मॉडर्न एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, लोग काफ़ी रिलेट करते हैं, तो हम टेस्ला और आपका रामानुज का एग्जाम्पल लेंगे। उसके ऊपर जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लव के ऊपर जो आ जाते हैं वो होता है जॉय का। जॉय में जो होता है, आपको पता चल गया है लव की शक्ति का, प्रेम में क्या शक्ति है, तो आप इसलिए जॉय फील करते हैं।
अनकंडीशनल लव, हर एक से प्यार, हर वस्तु से प्यार, हर चीज़ से प्यार। आपको पता है कि चीज़ें कैसे पैदा हो रही हैं, कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको चेतना का पता है, आप पूरी तरह सचेत हो चुके हैं और पूरी तरह आनंद उसका ले रहे हैं। जॉय में आप काफ़ी संतों को देखेंगे, आप मॉडर्न टाइम में काफ़ी वायरल हो रहे हैं बागेश्वर में। उनको आप देखेंगे, कोई भी वीडियो उनका देखिए, वो हंसते और इटलाते हुए आपको दिखेंगे। और बहुत से संत आपको दिखेंगे, मतलब जो अंदर से ही जॉय में आपको प्रफुल्लित दिखेंगे, बहुत ज़्यादा हंसते हुए दिखेंगे। तो चेतना का स्तर होता है। बाकी आप अंदर से खुशी अलग ही होती है, झलके या ना झलके वो काफ़ी लोग रह सकते हैं जॉय फील्ड में। लाइक उसके ऊपर जो एनर्जी फील्ड होता है उसका हम कहते हैं पीस, शांति, परम शांति। ये एनर्जी लेवल आपको इनलाइटमेंट के बहुत करीब ले जाता है, परम चेतना के बहुत करीब ले जाता है। पीस में आपको सब कुछ पता चल गया है, आप पूरी तरह सचेत हैं, जॉय का आनंद ले चुके हैं, प्रेम का आनंद ले चुके हैं। और पीस में आप परम शांति में कहीं भी रह के, चाहे तो आप बहुत सुपर पोजीशन पे रह के कहीं भी आप काम कर सकते हैं। और बाकी सुपर पोजीशन मतलब वो सुपर पोजीशन नहीं, मतलब किसी भी पोजीशन पे, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे, लाइक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी आप बन के आप काम कर सकते हैं। या फिर कोई गुमनाम घर में रह के आप कोई काम कर सकते हैं, कोई मतलब कुछ भी एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, लाइक किसी के लिए भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा ही करेंगे, आप बुरा तो करेंगे नहीं। जब पीस एनर्जी लेवल में आप आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो एनर्जी लेवल है वो उसे कहते हैं परम चेतना, इनलाइटमेंट एनर्जी लेवल 700। यहाँ पे आपको पूर्ण चेतना आपको प्राप्त हो चुकी है, आपको परम शांति मिल चुकी है, परम आनंद मिल चुका है और आपको प्रेम का अनुभव हो चुका है। हर वस्तु का जड़ आपको पता है, हर चेतना का कारण आपको पता है और आप परम चेतना के आधार को समझ चुके हैं। आप स्वयं परम चेतना बन चुके हैं। परम चेतना में आप जो है, परम शांति से अंतर यह है कि परम चेतना में आप जो है पूरे ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। आपको पता है कि मतलब क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है। आपको बिना पढ़े आपको सब पता लग सकता है। आप तरह तरह के प्रयोग स्वयं से कर सकते हैं, तरह तरह की क्रियाएं कर सकते हैं, तरह तरह की ज्ञान आपको स्वयं मिल जाते हैं। ध्यान में आप प्रवीण हो चुके हैं और इसमें भी आप इसके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि परम अवतार जिसे कहते हैं, अवतार पुरुष, वो आप बन सकते हैं। एनर्जी लेवल 1000। जो भी अवतार पुरुष रहे हैं, अगर हम पुराने अवतारों की बात ना भी करें तो नए अवतारों को ले लें, गौतम बुद्ध रहे हैं, एनर्जी लेवल 1000 हम कहेंगे। बाकी और जो धर्म के प्रणेता रहे हैं मानव की, गुरु नानक साहब रहे हैं, गुरु नानक जी, उनका भी एनर्जी लेवल हम 1000 मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब गौतम बुद्ध ने भी और इन्होंने भी ऐसे प्रयोग लोगों को दिखाए, ऐसे चीज़ें लोगों को बताएं जो कि उस समय से, उस वहाँ के लोगों से अब तक भी वो चलती हैं। उनके जो शब्द हैं वो हजार साल तक सुने जाते हैं, फॉलो करे जाते हैं। उनकी जो वाणियाँ हैं वो बोली जाती हैं, जो कहा वो लिख दिया गया, जो इतिहास बन गया, जो भी उन्होंने कहा। तो वो जो होता है वो परम अवतार पुरुष, एनर्जी लेवल 1000 इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पे प्रोफेसर डेविड हॉकिंस ने जो रिसर्च करी थी, उन्होंने बताया था कि मेनली जो होते हैं एनर्जी लेवल के दो ब्रेकआउट होते हैं। एक एनर्जी लेवल का ब्रेकआउट होता है 200 पे, करेज पे। करेज तक पहुंचने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करेज
कि अगर आप आ गए हो तो उसके आगे आप पॉजिटिव ही फील करेंगे और उसके आगे आप काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे। दूसरा एनर्जी लेवल होता है 500 यानी कि लव। उसमें अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आप अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको पूर्ण चेतना की शुरुआत कर सकते हैं और आपको जो अनुभव आपको चाहिए, जो खुशी आपको चाहिए अंदर से, वो खुशी आपको मिलने की शुरुआत आपको एनर्जी लेवल 500 पे हो जाती है। बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जैसे कि शब्द बता रहा है हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को बोलते हैं नमनीयता, यानी कि कोई लचकपन। और आपका न्यूरो मतलब आपके न्यूरॉन्स जो आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, बहुत ही फाउंडेशनल एलिमेंट होते हैं। तो न्यूरॉन से ही हम जो है संदेश भेजते हैं, न्यूरॉन से ही हमें संदेश प्राप्त होते हैं। ये काफ़ी जटिल इसकी संरचना होती है मस्तिष्क की। अगर न्यूरॉन्स की बात करें अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो मानव मस्तिष्क में तकरीबन 100 करोड़ से भी अधिक न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ पे प्रत्येक न्यूरॉन्स अन्य 10,000 से भी अधिक न्यूरॉन्स से संबंध स्थापित करता है, संयोग स्थापित करता है। इसी कारण मस्तिष्क जो है सबसे जटिल अंग होता है। जब शिशु का जन्म होता है तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये 3 से 4,000 न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं। और इसी तरह जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है, शिशु थोड़ा बड़ा होता है, तो 3 से 5 साल की उम्र में उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो हाईएस्ट एक्टिव रहते हैं। वो कम से कम 15,000 अन्य न्यूरॉन्स या उससे भी अधिक के साथ संबंध बनाते हैं, सिनेप्सिस होते हैं उनके। और लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ न्यूरॉन्स उसमें से वीक हो जाते हैं और कुछ न्यूरॉन्स उसमें से जो है अधिक एक्टिव हो जाते हैं। तो वीक न्यूरॉन्स उसमें से कम हो जाते हैं और इस तरह हमारे जो बड़े होके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, 8 से 10,000 तक रह जाते हैं। और इसी कारण जैसे हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है वयस्क हो गया है या इसमें समझदारी आ गई है, मतलब कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने अच्छा रूप ले लिया है, जो पुराने न्यूरॉन्स हैं, और जो उसमें परिपक्वता आ गई है, कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा समझ आ गई है। ओके, जैसे हम अगर एक ही बात बार बार सोचते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, सेम न्यूरॉन्स पे ज़्यादा फोर्स पड़ता है, सेम टाइप के न्यूरॉन्स पे ज़्यादा असर पड़ता है। इसी तरह हम बात करेंगे आज का जो हमारा विषय है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स जो प्लास्टिसिटी होती है, संबंध बनाने की क्षमता होती है, उन्हें सीखने की क्षमता होती है, उस पे ये सारा विज्ञान है, जहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तंत्रिका कोशिका नमनीयता की बात कर रहे हैं। 2021 में अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसमें बताया गया कि मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक, जिसे BDNF भी कहते हैं, जो कि एक प्रोटीन होता है और ये तंत्रिका विकास को प्रभावित करता है। ये जो होता है कार्यात्मक कनेक्टिविटी और बेसल गैंग्लिया मोटर नियंत्रण, जो कि एमिग्डाला को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे सारे अंग नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो होता है, इसके संतुलन से हम मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं और सीखने की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले कार्डियो व्यायाम करने चाहिए, जैसे कि डांस करना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, और कम से कम 2 दिन की हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वजन उठाना, इस टाइप से करना चाहिए, सलाह देते हैं अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग। इसके अलावा आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नींद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें जो है मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए आप बोर्ड गेम, कार्ड गेम, वीडियो गेम और इस टाइप से गेम भी खेल सकते हैं, जो कि आपको नए नई चीज़ ट्राई करने और नए नए अभ्यास में रिवॉर्ड
मिलते हैं तो उससे भी आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिसिटी की खोज जो है काफ़ी टाइम से चल रही थी। 2007 में द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ स्टोरीज ऑफ पर्सनल ट्रायम्फ फ्रॉम द फ्रंटियर्स ऑफ ब्रेन साइंस में, जिसने प्रारंभिक सिद्धांतों पर एक ऐतिहासिक दृष्टि डाली। मनोचिकित्सक नॉर्मन डॉस ने सुझाव दिया कि यह विश्वास मस्तिष्क मुख्य रूप से परिवर्तन के लिए अक्षम था, लेकिन यह सही नहीं था। पहले हम मानते थे कि मस्तिष्क में सीखने की क्षमता बस शुरू में ही होती है, लेकिन यह बात सही नहीं है। मस्तिष्क एक असाधारण मशीन की तरह है जो विकास और परिवर्तन में हमेशा सक्षम रहता है, अगर आप उसके में प्रयास करें, अगर आप उसमें कोशिश करें तो। पहले हम ऐसा मानते थे कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां होती थी मस्तिष्क की, वो ठीक नहीं हो पाते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान में हर चीज़ का इलाज है। अलग अलग टाइप से मेडिकेशन, साइकोलॉजी एंड कोई भी डिसऑर्डर आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनल जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है, संरचनात्मक न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है। वहाँ पे हमें एक अभ्यास के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप अपने माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह जब उठेंगे तो आप ये याद करिए कि कल मैं किसी ऐसे इंसान से व्यक्ति से मिला जो कि नया था और उसने अपना नाम बताया था, और उसका नाम याद करने की कोशिश करिए। और रोज़ कोशिश करिए कि किसी ना किसी नए इंसान से मिले, तो आपकी प्लास्टिसिटी को चेक आप कर सकते हैं। और सचेत रह कर नहीं, अचेत रह कर, मतलब जानबूझ के भी आप करेंगे तब भी ये फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको प्लास्टिसिटी बिल्कुल बढ़ेगी, आई एम श्योर। ये ध्यान में रखना चाहिए। प्रौद्योगिकी के जैसे जैसे विकास होता जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, तो हम हर चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आधुनिक मशीनों के द्वारा। और इसी तरह अब सभी ये जानते हैं कि हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। पढ़ने लिखने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जो क्षतिग्रस्त मस्तिष्क भी होता है वो भी उल्लेखनीय परिवर्तन के साथ अपने आप को ठीक करने में काफ़ी सक्षम होता है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं कि मस्तिष्क कितना अनुकूल व्यवहार कर सकता है आपके लिए, क्योंकि मस्तिष्क एक असीमित क्षेत्र है जहाँ पे विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से तो हम समझ नहीं पाए हैं इसके क्रियान्वयन को। मस्तिष्क के कार्य को सीखना और अन्य सुधार करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोगों में क्षमताएं होती हैं तो वो आसानी से, उनमें पहले से ही न्यूरोप्लास्टिसिटी में ज़्यादा ही न्यूरॉन्स उसमें एक्टिव होते हैं, तो वो आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जिनमें नहीं होती है उनमें ये सब इनको प्रैक्टिस कराई जाती है, में वेरियस एक्सरसाइज कराई जाती हैं, जो कि आसानी से वो सीख सकते हैं, फिर सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है तो उसमें अगर जन्मजात अपंगता है तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके पर्टिकुलर अंग वाले वो न्यूरॉन्स तो वहाँ पे क्षीण हो जाते हैं, लेकिन जो अन्य अंग वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि उसका जो सेंस है वो बढ़ जाता है, दूसरे सेंस है उन पर ज़्यादा अच्छी पावर्स होती है। ये आपने कभी महसूस किया होगा। अब बात करेंगे कि ये खराब कैसे होती है। किसी भी चीज़ को आप अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर जो साइड न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे, मतलब एक्टिविटी उसमें कम जाती है, जो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जाती है, तो उससे हमें सर दर्द या फिर माइग्रेन या फिर अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ डिजीजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मेडिसिन की बात करें तो ओवर थिंकिंग या सैडनेस, डीप सैडनेस से बचने के लिए हम जो है सेलेनियम का यूज़ करते हैं, जो कि आपका साबुत अनाज जो होता है, फली होता है। सी फूड में सेलेनियम काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो इसे आप अपने कभी कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार आप शामिल कर सकते हैं।
और व्यवहार के लिए जब भी कोई ऐसे विचार आए तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो 5 से 10 बार डीप ब्रीथ लीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, ट्रिगर पॉइंट को समझिए कि क्या ट्रिगर पॉइंट है आपका, क्यों आपको ऐसा व्यवहार आ रहा है। और अगर हो सके तो थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप बहुत कुछ चीज़ों को भुला भी सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ों को वर्तमान में ला भी सकते हैं। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज होती है। अगर इसमें खाद्य पदार्थों की, आम खाद्य पदार्थों की बात करें तो आप विटामिन सी वाले पदार्थ अगर लेंगे तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनमें ज़्यादा प्रबलता मिलेगी। विटामिन सी से काफ़ी गंभीर बीमारियों, अल्जाइमर जैसी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। जैसे आप संतरे खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इनसे प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पर। और डीप स्लीप जो होती है, इससे जो है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, जैसे जैसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम भी कहा जाता है, यह आपका नलियों की श्रृंखला होती है जो ताज़ा तरल पदार्थ तो मस्तिष्क में लाती है, और उसमें जो पहले का तरल पदार्थ मिला होता है उसमें मिल जाता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा तरल पदार्थ होता है जहाँ पे आपका खराबी होती है वो मस्तिष्क से बाहर वो निकाल देती है। और ये जो होता है वो सिर्फ डीप स्लीप के ही दौरान हो सकता है, तो आपको डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे कभी नज़रअंदाज ना करें, कि कभी भी समझौता ना करें अपनी डीप स्लीप के साथ। ये सब करने के साथ ही आप जो है, अगर मस्तिष्क की नसों को आप अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, जैसे आपका अंडे हो गया, मछली हो गया, सी फूड हो गया। और वेज में आप जो है फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन से भरपूर आहार होते हैं। इसके अलावा आप फाइबर वाले फूड्स का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन B12 की कमी से आपको बचने में बहुत मदद मिलती है, जो कि बहुत आपके लाभकारी होता है। आम तौर पर आप बहुत सी जनता ये समझती है कि हर कोई बीमार है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मस्तिष्क के जो रोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मस्तिष्क के रोग हों। जैसे आप एक कॉमन सी बीमारी है डिप्रेशन, जो कि मोस्ट कॉमन बीमारी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं आपको ये जानना पड़ेगा। उदासी और डिप्रेशन अलग अलग चीज़ है। उदासी किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को लेकर आपको हो सकती है, बार बार हो सकती है, लेकिन ये डिप्रेशन में तब बदलती है जब आप कम से कम मोर देन 12 आवर्स, 12 to 15 आवर्स आप एक ही चीज़ पे ध्यान करके डीप सैडनेस में खोते हैं, और यही क्रम आपको कम से कम मोर देन 2 वीक्स, 14-15 दिन से ज़्यादा तक चलता है, तो इसे हम निश्चित डिप्रेशन मानेंगे। इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद की आप चंद्र प्रभावती, त्रियोदशांक, गुग्गल, अश्वशिला, वीरांतर जैसे मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो इसमें जो होता है, चंद्र ग्रह हमारा जो होता है वो कमज़ोर होता है। चंद्र ग्रह जो है मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है तो मस्तिष्क भी आपका कमज़ोर होता है, मन आपका कमज़ोर होता है, और आप भावुक अधिक होते हैं। जैसे अमावस्या अगर पास में आती है तो आपकी भावुकता बढ़ जाती है। और यहाँ पे रोगियों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रोग की, किसी भी जने की, सबकी बात हो रही है। ये सब पे जो ग्रह होते हैं सब पे हम प्रभावित करते हैं सबको। ये आप अपने मंथ को मेज़र करके आप देख सकते हैं। और इसी तरह जब चंद्र मजबूत होता है, पूर्णमासी होती है, तो आपका एक्साइटमेंट बहुत अच्छा होता है, आप लेकिन क्रोधित हो सकते हैं। तो ये सब आप खुद में आजमाइए और फिर देखिए कि ये सही तरीके से ही काम करता है। आप
आपकी जो आने वाले वक्त है, आपका लाइफ है, उसको अच्छे से आप बिता सकते हैं, अच्छे से उसको सक्सेसफुल लाइफ में कर सकते हैं। अपने मन को काफ़ी आराम देना चाहिए, अपने दिमाग को काफ़ी शांत करना चाहिए। इसके लिए आपको डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत व्यायाम, और अपने से जो आसपास के लोग हैं उनमें दया भाव और प्रेम भाव अगर ये रखेंगे तो आपका मन अपने आप साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क में कौन सा भाग होता है जो आपको प्रभावित कर सकता है? सबसे पहले मैंने अभी जिक्र किया था, अमिगडाला बोलते हैं, कि जो होता है मोटर नियंत्रण का जो है प्रभावी अंग होता है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि मस्तिष्क जो है दो टाइप के डिजीज में होता है। यहाँ पे मस्तिष्क विकार होता है और मस्तिष्क बीमारी होती है। यहाँ पे विकार अलग होता है, बीमारी अलग होती है। विकार को हम जैसे दोनों चीज़ का उपचार संभव है। बीमारी जो होती है वो थोड़ा बड़ा रूप लेती है विकार का ही, तो उसके लिए हम मेडिसिन और अन्य प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो मस्तिष्क विकार है उसे मस्तिष्क अपने आप ठीक कर सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, सही सुझावों के साथ आप कोई भी व्यवहार में अपने सकारात्मकता ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल और मन क्या होता है, तो इसको हम इससे जानेंगे कि दिल जो होता है वो सिंपली जो हमारा ब्लड है, ब्लड को सप्लाई करने का पंपिंग स्टेशन है। मन क्या होता है? मन क्या होता है? आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है, उसका जो है सीईओ होता है। मन को आप माइंड समझिए, दिमाग, और ब्रेन को समझिए मस्तिष्क। जैसे श्वसन प्रणाली का जो हेड होता है वो कौन होता है? फेफड़े होते हैं, इसीलिए लंग्स होते हैं। इसीलिए जो है जो माइंड सिस्टम होता है उसका जो हेड कौन होता है? आपका ब्रेन होता है, राइट? सो दिमाग को शांत करने के लिए लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें, मेडिटेट करें, बी हैप्पी, खुश रहें, थिंक पॉजिटिवली, सकारात्मक सोचें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और गेट डीप स्लीप जरूर लें। और अच्छा संगीत अगर आप सुनेंगे, अच्छा म्यूजिक अगर आप सुनेंगे तो आपके मन को डेफिनेटली शांति मिलेगी। इसका अभ्यास जरूर करें। खुद को नियंत्रण करने के लिए आपको ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बाहर की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रतिक्रिया को व्यर्थ नहीं करना चाहिए किसी और के ऊपर। अपने लक्ष्य को तय करिए, उसको सोच समझ कर प्लान करिए, मेडिटेशन को जारी रखिए, खुद को बिजी रखने की कोशिश करिए, और जो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ों को थोड़ा दूर रहिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, तो आप फोकस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दूसरों के बॉडी पोस्चर को भी हम देख के बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मतलब बेसिक क्या सोच रहा है, ये भी एक साइंस है। जैसे मैं आसान सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ झुक के बैठता है, यानी वो आप में रुचि दिखा रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपकी बात सुनना चाहता है, और अगर वो पीछे से की तरफ बैठा है तो मतलब वो उससे आप में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो यही चीज़ अगर आप लेटे हुए हैं तो सर के मूवमेंट को देख के भी कर सकते हैं। ऑलराइट, वैसे एक और चीज़ होती है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ये दोनों चीज़ें मस्तिष्क दिमाग से अलग होती है। बुद्धि जो होती है क्वालिटी होती है। जैसे मान लो आपके जो लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, वो अगर साफ हैं तो उसकी क्वालिटी होगी कि आपको अच्छा वो दे, आपको अच्छा रिजल्ट दे, आपको अच्छी सांस दे। ऐसे ही अगर आपका ब्रेन अगर आपको साफ है तो आपको अच्छी इंटेलिजेंस मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी। ये एक क्वालिटी होती है। बुद्धि के देवता जो होते हैं वो गणेश जी होते हैं, और ज्ञान की देवी जो होती हैं सरस्वती जी होते हैं। ये भी आप अपने जो डीप मेडिटेशन में आप जाएंगे, डीप स्लीप में जाएंगे, तो इनको भी आप ध्यान कर सकते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेगा। और बुद्धि को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथ्यों को समझने, आपस में संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने, रिजल्ट बताने में आपकी हेल्प करती है। जबकि ये भावना और अंतः प्रज्ञा
से अलग होती है, इनर कॉन्शियसनेस से अलग होती है, इमोशन से अलग होती है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने, न्यू सिचुएशन जो होती है उसको अनुकूलित व्यवहार करने, उसमें ढल जाने में सहायता प्रदान करती है। और एक ज़रूरी जानकारी है कि आप अगर दूध पीते हैं, दूध भी काफ़ी अच्छा पदार्थ है, तो उसे सोने से कम 1 घंटा पहले आपको पीना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। रात के समय लीवर शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जिससे दूध के कारण खलल पड़ता है। ओके, क्योंकि इसमें लैक्टोज और प्रोटीन का मिश्रण होता है, जो कि सोने से पहले नहीं पीना चाहिए। ऑलराइट, अब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क और ब्रेन को, बुद्धि को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारे थॉट वाइब्रेशंस। तो कैसे इनको ठीक करें, क्या होते हैं ये, हम आपको इसमें डीप नॉलेज देंगे आज। तो निकोलास टेस्ला को सब जानते हैं। निकोलास टेस्ला का कहना था कि अगर आपको सच में ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानना है तो आपको एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में सोचना शुरू करना पड़ेगा। कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि जिस जगह पर जाता है, जिस महफिल में जाता है, जिस कमरे में जाता है, वहाँ एक सनसनी फैल जाती है, वहाँ ऐसा लगता है कि कमरा जगमगा उठा है। वहीं आपके कुछ दोस्त और रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जो कि आपके पास जाते हैं तो आपको लगता है कि कब यहाँ से भागें। ओह माय गॉड। ऐसे ही कुछ जगह होंगी जहाँ की आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता होगा, आपके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। वहीं कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ जाने पे आपको सैड मेमोरीज याद आने लगेंगी और आपको नेगेटिव विचार आने लगेंगे। यही सब होते हैं वाइब्रेशंस। जगह के वाइब्रेशंस होते हैं, लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैटर जो है ड्यूअल नेचर का होता है। एवरीथिंग कैन बी अ वेव एंड कैन बी अ पार्टिकल इटसेल्फ। सो जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आपका वाइब्रेशन आपकी लाइफ को नियंत्रित करता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजी भी हम आपको बताएंगे जो वाइब्रेशन को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। हमारा शरीर जो होता है एलिमेंट्स से बनता है। बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो एटम होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अंदर क्वार्क्स होते हैं जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाते हैं। ये मैटर जो होता है वो एक मैटर भी है और एक एनर्जी भी है अपने आप में। इसी तरह हम देखेंगे कि पूरी पूरी बॉडी जो है हमारी वो एनर्जी से बनी है। सभी कुछ एनर्जी फील्ड अगर आप समझ लें तो हमें इसे समझने में और आसानी होगी। किर्लियन फोटोग्राफी में स्पष्ट किया गया है जब हमारी बॉडी की इमेज ली जाती है तो हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा दिखता है। यही ऑरा हमारी वाइब्रेशन को सेट करता है। जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी उसी तरह के रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसलिए आइंस्टीन भी कहते थे कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मतलब आपका वाइब्रेशन अच्छा होगा तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और जिन लोगों के साथ आप बात करेंगे उनको इंस्पायर करेंगे। वहीं आपकी वाइब्रेशन अगर लो लेवल की होगी तो आप गिल्ट और बुरी फीलिंग्स में चले जाएंगे। आपकी लाइफ में बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। आप खुद को कहेंगे कि मैं अनफॉर्चुनेट या अनकंफर्टेबल हूँ। आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस वाइब्रेशन को सुधारने के लिए। तो ये सब आपको ठीक करना है, आप खुद ठीक कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप हम बताते हैं जो गौतम बुद्ध ने कहा था, गिविंग, द आर्ट ऑफ गिविंग। बांटने या देने के फायदे एक बार आप समझ गए तो आप अपने खाने के भी बिना रह सकते हैं, लेकिन बांटे के बिना नहीं रह पाएंगे। इन सबसे बड़ी विशेषता ये है गौतम बुद्ध जैसे लोगों की कि स्वार्थ के बिना स्वार्थ के बिना काम करके विश्व के कल्याण के लिए काम किया है।
ऐसे लोग हमेशा देने की भावना रखते हैं। सबके जीवन में माँ का रूप होता ही है, जो जन्म देती है आप सबको, हम सबको। तो उनसे भी बहुत लगाव होता है। बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, वो खुद भूखा रहकर भी अपने बच्चे को पहले खाना खिलाती है। इस कारण उनका दर्जा महान है। इसी तरह जब भी आप अपनी लाइफ से कुछ भी देते हैं तो उस समय आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है। हमें लगता है किसी को कुछ देना एक ट्रॉमा है, एक आघात है, लेकिन दोस्तों यह इसका उल्टा है। यह बहुत ही महान है। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली गरीब हैं तो थोड़ा ही दान करके देखो। अगर आप बीमार रहते हैं तो आप हेल्थ के बारे में कुछ किताबें पढ़ें, हेल्थ की कुछ नॉलेज दूसरों को बांटें। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, तो दूसरों की हेल्प करना शुरू करें। अगर आप देखेंगे कि सारे अच्छे कंपोनेंट आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े से बड़े बिलियनर्स भी चैरिटी करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वो अगर बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं तो वो चैरिटी करते हैं, नहीं। चैरिटी करने से आपके मन को बहुत डीप शांति मिलती है। सेकंड स्टेप हम बताएंगे, मास्टर योर थॉट्स। अपने आप को थॉट्स को मास्टर कैसे करना। थॉट्स जो होते हैं, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। सब कुछ एक थॉट से ही शुरू होता है, एक थॉट से ही ख़त्म हो सकता है। एक व्यक्ति पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है एक प्रबल सोच से। वो सोच क्या होगी वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पृथ्वी भी उससे नष्ट हो सकती है, क्योंकि हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, इसमें जो वाइब्रेशनल पावर है, ये जिस टाइप की ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड की संरचना में, ब्रह्मांड को गति प्रदान करने में काम करती है। ये मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे गरीब और अमीर में अगर कुछ अंतर है तो सोचने का तरीका है। एक हेल्दी आदमी बीमार आदमी में जो डिफरेंस है वो भी सोचने का तरीका है। आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आपके पैसे नहीं हैं, वो आपके थॉट्स के कारण हैं। जब तक आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। इसलिए आपको थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। एक दार्शनिक रहे हैं अब्राहम हिंग्स, जिन्होंने कहा था थॉट्स क्रिएट योर एनर्जी एंड योर एनर्जी क्रिएट्स वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन क्रिएट्स गुड रिजल्ट। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका वाइब्रेशन होगा, वैसा ही रिजल्ट आप अपनी लाइफ में जनरेट करेंगे। हमारे ब्रेन की एक खासियत है, आपको बताना चाहूँगा, मेटा कॉग्निशन, जो कि फ्रंट लोब का काम करता है, आपके जो माथा होता है वहाँ पे काम करता है। पहले ये जानिए कि साधारण ब्रेन जो होता है अहंकार, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डीप सैडनेस के विचारों में फंसा रहता है। भूत यानी पास्ट की बातें, नफरत, गुस्सा इसमें कैद रहता है। इस स्टेट ऑफ माइंड के कारण 97 से 99% तक ह्यूमन डेंजरस और अननेसेसरी चीज़ों में लोग अपना समय व्यर्थ में बिताते हैं, अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बिताते हैं। जब आप अपने विचारों से अवेयर होंगे, इसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, एक दृष्टा भाव, जो आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उसी समय ये नकारात्मक एनर्जी हमारे न्यूरॉन्स से आज़ाद होने लगती है। ये विचार धीरे धीरे अपने आप आपको आने कम हो जाएंगे। ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, मैंने आजमाया है बहुत समय से मैं इसे आजमा रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक ये मदद देता है, आप भी इसे कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि एनर्जी जब ब्रेन से फ्री होती है तो हमारे हार्ट में पहुंचती है। उस समय हमारा वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए अपने विचारों को अवेयर करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे डीप स्लीप होता है, मेडिटेशन होता है, आप विपासना सीख सकते हैं, आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। पार्क में बैठकर खुली आंखों से अपने ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे नेक्स्ट विचार क्या होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत मैजिकल होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ग्रैटिट्यूड होता है, जिसे कि
आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक जो दार्शनिक लोग हैं, जो मॉडर्न टाइम के दार्शनिक हैं, वो इसे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को, अगर आप जो भी चीज़ आपको मिलती है, अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ के और ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आती है। अगर आप अपने मनी को लेके थैंक यू बोलते हैं तो आपके पास मनी आती है। अगर आप हेल्थ के लिए थैंक यू बोलते हैं तो आपके पास हेल्थ आती है। अगर आप इमोशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती है। जिस समय भी हम ग्रैटिट्यूड की स्टेट में होते हैं, उस स्टेट में एंग्जाइटी, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स, कोई भी नेगेटिव लो वाइब्रेशंस हमारे माइंड में एंटर नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा लाभ है ग्रैटिट्यूड स्टेट का। सेलिनमैन साहब का रिसर्च भी कहता है कि जिन लोगों ने सिर्फ 21 दिनों तक 4 से 5 पॉइंट अपने दिमाग में पॉजिटिव फील के साथ सोचे और उनको नोट डाउन करके सोचा, वो पहले से ज़्यादा खुश आने लगे। किसी भी हैबिट को आप पाने में 3 से 21 दिन लगते हैं। बुरी चीज़ों में 3 दिन लग सकते हैं, अच्छी चीज़ों में 21 दिन लग सकते हैं। तो ये साइंस कहती है कि आप इससे अपने आप को बदल सकते हैं। आपकी लाइफ ज़्यादा आसान हो सकती है। अब आप कहेंगे कि मेरे लिए तो सब कुछ मुश्किल है, मैं किस बात के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद कहूँ। यार ऐसा नहीं है। आप अपने कमरे में दे सकते हैं आपके पास क्या है, अपने आप को दे सकते हैं आपके पास कितने हाथ हैं, कितनी आंखें आपकी बची हैं, कितने पैर आपके बचे हैं। धन्यवाद किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं। आपके पास फ़ोन भी है, इसके लिए भी गॉड को, अपने ऊपर वाले को, परमपिता परमेश्वर को, भोलेनाथ को शुक्रिया कर सकते हैं। क्या आप अपने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े भी हैं, उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। अरे आप तो ज़िंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, इसके लिए भी आपको थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हर पल, हर मिनट बहुत सारे लोग सांस छोड़ जाते हैं। तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। और आपकी इसी तरह अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ती ही जाएगी। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आप दिन में किसी भी टाइम आसमान में देखकर मुश्किल से 5 से 10 सेकंड अगर आप ऐसा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे प्यार से, दिल से, गहराई से, दिन में कभी भी, कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी टाइम आसमान में देखकर नेचर के साथ, प्रकृति को आपको थैंक यू बोलना है। जिसको आप मानते हैं उसको आपको थैंक यू बोलना है। तो काफ़ी आपको पॉजिटिव फील होगा, काफ़ी आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे इस चीज़ के। फोर्थ हमारा स्टेप है मॉर्निंग रूल आपका डिफाइन करना। बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने मॉर्निंग रूटीन बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। मॉर्निंग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग के टाइम आपका ब्रेन स्पंज की तरह होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो इस समय आप जो काम करते हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप चला जाता है। इस टाइम में अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि आपका क्या लॉस हुआ है, क्या ख़राब हुआ है, तो आपके नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हो तो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप ब्रेन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल रहे हो तो इस टाइम पे तो आपकी वाइब्रेशन को नीचे कर देगा। अगर आप सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ लिखने की कोशिश, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ सीखेंगे, कुछ नया म्यूज़िक सुनेंगे, तो ऐसा करते हुए भी आपको अच्छा फील होगा। आपकी वाइब्रेशन को बहुत ही अच्छा फील होगा अच्छा म्यूज़िक सुन के। इसलिए एक खासियत ये भी है कि मॉर्निंग में जब आपकी वाइब्रेशन को सेट कर लेते हो तो आपकी फीलिंग दिन भर आपकी वैसी रहती है। कहते हैं मॉर्निंग सेट्स द टोन ऑफ द डे, करेक्ट। इसलिए जो आप मॉर्निंग के 1-2 घंटे जाया ना करके इस टाइम में अगर कुछ पॉजिटिव करें, आप कुछ क्रिएटिव करें, कुछ लर्न करें, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा कि लाइफ में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। पांचवी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। आपको नेचर, जो हमारी मदर है, इसीलिए मदर नेचर कहते हैं, तो उनके साथ समय बिताना चाहिए।
एक एक्सपेरिमेंट है जो ग्राउंड के ऊपर किया गया है, इसे आप भी करके देख सकते हैं। आप अपनी स्लीपर उतार कर किसी भी फील्ड में घास के ऊपर खड़े होते हैं, आप देखोगे कि 5 मिनट में जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं गायब हो जाएंगे। घबराहट, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएगी। मदर एनर्जी जो आपकी धरती होती है, जो धरती माँ है हमारी, वो एनर्जी का भंडार है। इसी कारण जो भी कुछ भी आपकी बॉडी में नेगेटिविटी होती है वो सब धरती अपने आप ले लेती है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आपके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स से पृथ्वी आपका शरीर बना है, पंचभूत जिसे कहते हैं, हमारा वैदिक विज्ञान बताता है। धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये सारे कंपोनेंट नेचर के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है या लाइफ में कुछ वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एलिमेंट की आपकी बॉडी में कमी है। जब आप नेचर में रहते हैं, प्रचुरता के कारण सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगते हैं। जो भी खाली था उसका स्टॉक फिर से भर जाता है और आपकी वाइब्रेशन एक हाई लेवल पर सेट हो जाती है। किसी काम को करना चाह रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, हो सकता है नेचर में बैठे बैठे आपके माइंड में पॉजिटिव आइडिया आ जाए। कोई आइडिया जिसे आप क्लोज करना चाहते थे, कोई भी चीज़ जिसे आप करना चाहते थे, वो अपने आप आपके माइंड के अंदर एंटर कर जाएगी। जब आप नेचर में बैठेंगे, माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अचानक से कॉल आया, हाँ ये डील क्लोज हो गई। ऐसा मेरे और मेरे दोस्तों के साथ कई बार हुआ है। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेचर में समय बिताइए, बहुत ही अच्छा फील होगा। छठा जो हमारा एक्सरसाइज है, सिक्स्थ एक्सरसाइज होता है मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपको अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि आपकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। आसपास की वाइब्रेशन हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर का वाइब्रेशन कमज़ोर है, आप अपने इनर मास्टर नहीं हैं, तो बाहर की वाइब्रेशन आपको कंट्रोल करेगी और जब बाहर की वाइब्रेशन होगी तो वो ही आपके ऊपर डोमिनेट कर जाएगी। इसलिए जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस बने। ऐसे लोगों से मिलें जो कि आपकी लाइफ को लिफ्ट करते हों, जो कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव अप्रिशिएट करते हों, जो कि आपको कुछ सिखाते हों। हमारा मिरर न्यूरॉन सिस्टम, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों की हैबिट को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे पोस्टर्स रखे हैं जो अच्छे म्यूज़िक प्ले करते हैं, अच्छी फिल्मों के पोस्टर्स होते हैं। उनको आप यूज़ करके अपने आसपास रख के, उनको देख के भी काफ़ी कुछ अपने माइंड में एंटर करवा सकते हैं। ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ें जिनसे आपको पॉजिटिव आइडियाज़ मिले हैं। मैंने स्टीव जॉब्स, पीटर थियल्स, काफ़ी सारे स्टीफन हॉकिंग्स, काफ़ी सारे राइटर, काफ़ी सारे मैजिशियंस बोलूँगा मैं तो, जो कि अपनी फील्ड में तहलका मचा देने वाले लोग हैं। इन लोगों की बुक्स पढ़ के काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा अब भी लगता है मैं जब दोबारा से पढ़ता हूँ। आप अपने इन्वायरमेंट को डीक्लटर करके सभी बेकार की बातों को, आपके माइंड में जो पड़ी हुई हैं उन सबको, माइंड के कचरा है, ये कचरा आपके वाइब्रेशन को नेगेटिव सेट करता है। इसको नेचर एक्सरसाइज से, 5वीं एक्सरसाइज से आपको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है, तो आप बाहर निकाल सकते हैं। अपने माइंड के कचरे को नष्ट करें, अपने वाइब्रेशन को हाई करें।
और अगर आप चाहते हैं कि कोई म्यूज़िक सुने तो इसमें आपको लोअर देन 8 हर्ट्ज का म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। 6 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज से आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और इससे जो आपके अंदर की बीटा वेव्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, अल्फा वेव्स इंक्रीज होती हैं। इससे क्या होता है, आपको रिलैक्स फील होता है माइंड के अंदर, और ये स्ट्रेस घटाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। यहीं पे अगर आप किसी को गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आपको कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से की जो वाइब्रेशंस होती है अराउंड 150 हर्ट्ज होती है। फर्स्ट टू कंटेक्शन एंड एक टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG। ये आपके ब्रेन के अंदर की
क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड माइंड के अंदर होती है, अराउंड द ब्रेन होती है, अलग अलग कंसोलिडेटेड मेमोरी के साथ और फिर नई मेमोरीज बनती हैं और आपको पढ़ा हुआ या कुछ
वाटर साउंड, चिड़िया का साउंड, रेनफॉल का साउंड, फ्लोइंग वाटर साउंड। तो काफ़ी ऐसे साउंड हैं बर्ड कॉल जो आपको काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा फील कराएंगे। बेस्ट वर्क करते हैं जो नेचर साउंड होते हैं आपके माइंड के ऊपर। जो होता है जेनेटिक भी होता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस क्रिएटर टेस्ट के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं आईक्यू को जनरल प्रैक्टिस के साथ। अब हम आपका देखेंगे 8 हफ्ते में आप मेडिटेट कर